आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। पेश हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की। पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के औपचारिक दौरे पर होंगे। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ का दौरा किया और ब्रह्म कुमारी संस्थान के गुलजार उपवन में आयोजित राज्य स्तरीय ध्यान योग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पर भी रिपोर्ट दिखाएंगे। और चलते चलते बात महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सियासी तनाव की करेंगे। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत आने की तारीख तय हो गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के औपचारिक दौरे पर होंगे। इस दौरान पुतिन खास तौर पर 23वें भारत रूस सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुतिन ने इससे पहले साल 2021 में नई दिल्ली का दौरा किया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल जुलाई में वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन का भारत दौरा रचेगा नया इतिहास। रूस भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक है। माना जा रहा है कि पुतिन की इस यात्रा से रूस और भारत के संबंध और मजबूत होंगे। बता दें कि हाल ही में रूसी मीडिया ने क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार के हवाले से कहा था कि पुतिन की आगामी भारत यात्रा बहुत भव्य और सार्थक होगी। ये यात्रा भारत के पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुए समझौते को अमल में लाने का अवसर दे रही है और द्विपक्षीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विस्तार से चर्चा के लिए हर साल मिलेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस गए थे, तब उनका स्वागत करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि पुतिन की भारत यात्रा जल्द होगी। रूसी तेल व्यापार भारत यात्रा का मुख्य मुद्दा। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रही रूसी अर्थव्यवस्था के लिए भारत एक जीवन रेखा साबित हुआ है, लेकिन हाल के दिनों में भारत द्वारा रूसी तेल आयात में कमी ने मॉस्को को चिंतित कर दिया है। कूटनीतिक व उद्योग जगत के सूत्रों का कहना है कि रूसी पक्षकारों ने पहले ही भारत को यह संकेत दिया है कि जिस तरह की छूट भारतीय तेल कंपनियों को पहले मिला करती थी, आगे वैसी ही छूट जारी रह सकती है। भारतीय तेल उद्योग के सूत्र बताते हैं कि हाल के दिनों में रूसी तेल आपूर्तिकर्ता कंपनियों के साथ विमर्श में यह बात साफ तौर पर सामने आई है कि वो किसी भी कीमत पर भारत जैसे बड़े ऊर्जा खरीदार देश को छोड़ना नहीं चाहते। रूस की योजना अगले 2 दशक तक अपने सारे प्रमुख तेल उत्पादक फील्डों से तेल उत्पादन बढ़ाने की है। रूस से भारत के तेल खरीद का आंकड़ा। पिछले 2 वर्षों 2023-25 में रूस के कुल कच्चे तेल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। 2021 में रूसी क्रूड भारत के कुल आयात का मात्र 3% था, जो 2024 तक 37% तक पहुंच गया है। 2024-25 वित्तीय वर्ष में रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड आपूर्तिकर्ता बना है, जिसकी हिस्सेदारी 35% रही। अक्टूबर 2025 में भारत ने रूस के कुल तेल निर्यात का 38% हिस्सा लिया, जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इस वृद्धि का श्रेय डिस्काउंटेड रूसी तेल को जाता है, जिसने भारत की रिफाइनरियों को आकर्षित किया। 2024 में रूस से भारत को 67.15 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। रक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आपको बता दें कि इस दौरे में रूसी राष्ट्रपति से तेल खरीद के साथ रक्षा और व्यापार जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिका के साथ जिस तरह के रिश्ते चल रहे हैं, उस हिसाब से पुतिन का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डिनर देंगी। इसके साथ ही द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। इस यात्रा से रूस और भारत के संबंध और मजबूत होंगे। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर गए थे। उस दौरान उनका स्वागत करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि पुतिन की भारत यात्रा जल्द होगी। जयशंकर की यात्रा के कुछ दिन बाद ही पुतिन भारत आ रहे हैं। पिछले साल 2 बार रूस गए थे मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में 2 बार रूस की यात्रा की थी। वो एक बार ब्रिक्स समिट के लिए 22 अक्टूबर को रूस गए थे। इससे पहले जुलाई में भी मोदी ने 2 दिन का रूस दौरा किया था।
उसी दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। वहीं एक पहलू ये भी है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस और भारत के संबंधों पर पश्चिम का खासा दबाव है, खासकर ये कि भारत रूस से तेल आयात बंद करे। पश्चिम के दबाव का असर भी होता दिखा है। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद से ही कहा जा रहा था कि रूस से तेल आयात करना आसान नहीं होगा। पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले रूस से भारत के तेल आयात में गिरावट आई है। ऐसा तब है जब दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में की स्थिति सबसे बड़ी है। दरअसल अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर टैरिफ लगा दिया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के साथ भारत के संबंधों पर की गई टिप्पणियों की वजह से ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति लंबे समय से भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बना रहे हैं। कई बार बयान भी दे चुके हैं, भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। हालांकि इन सब के बाद भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत और रूस के संबंधों में बहुत बदलाव नहीं होगा। भारत और रूस के बीच संबंधों में व्यापार अहम पहलू नहीं रहा। भले यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से ज्यादा तेल खरीदना शुरू किया हो, लेकिन दोनों के रिश्ते आपसी व्यापार पर नहीं टिके थे। तेल खरीदारी की वजह से भले ही दोनों के बीच ट्रेड $67 अरब तक पहुंच गया हो, लेकिन इससे पहले $10 अरब से भी कम के आसपास का व्यापार होता रहा है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में सुल्तानपुर रोड स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान के गुलजार उपवन में आयोजित राज्य स्तरीय ध्यान योग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम योगी सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसे ही विशेष विमान से लखनऊ हवाई अड्डे पहुंची, हवाई अड्डे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति यहां से सीधे सुल्तानपुर रोड स्थित ब्रह्म कुमारीज संस्थान के गुलजार उपवन पहुंचे और यहां राज्य स्तरीय ध्यान योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नवनिर्मित ब्रह्म कुमारीज राजयोग प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस ध्यान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। बता दें कि बच्चियों ने मयूर नृत्य से राष्ट्रपति का स्वागत किया। दीदियों को कलश और भाइयों को ध्वजा देकर राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के रंगोली कलाकार हितेश ने उनके स्वागत में गुलजार दादी और राष्ट्रपति की खूबसूरत रंगोली बनाई। संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी डॉक्टर बीके मृत्युंजय भाई ने बताया कि राष्ट्रपति के लिए एक विशेष कक्ष बनाया गया है, जहां उन्होंने कुछ देर ध्यान किया। कुमारी के विश्व एकता और विश्वास के लिए राजयोग के वार्षिक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आज जब विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है। मुझे विश्वास है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा। मैं इस अभियान के शुभारंभ के लिए ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत सरकार भी समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और मूल्यों आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। योग और ध्यान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व ऐसे ही कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यों आधारित शिक्षा, जीवन कौशल और मानवाध्यात्मिक सुदृढ़ कार्य समावेशी भी इसका एक कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्यान योग अभियान की शुरुआत के लिए ब्रह्म कुमारी बहनों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बेशक खूब तरक्की कर ली, लेकिन समाज में तकनीकी उन्नति के साथ एकाकीपन, ईर्ष्या, विश्वास और दुख भी बढ़ा है। इसके लिए मेडिटेशन एक कारगर उपाय हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम केवल आगे बढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर जागने की भी आदत डालें।
विश्वास वहीं टिकता है जहां विचार स्वस्थ और भावनाएं स्वच्छ हो। हमारे भीतर आत्मिक चेतना जागृत होती है, प्रेम, विश्वास और भाईचारा भी विकसित होता है। ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से योग के माध्यम से पूरे विश्व में शांति, सुख और प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। संस्था की ओर से नारी सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में भी किए जा रहे कार्य प्रशंसनीय है। भारत सरकार ने मिशन लाइफ की शुभारंभ किए हैं, शुरुआत किए हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का अभियान है। महिला सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। G20 समिट को भारत ने 2023 में आयोजित किया था। उसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये सभी पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि मानवता का भविष्य मानव मूल्य, संवाद, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना से सुरक्षित और उज्जवल होगा। आधुनिक समय में विज्ञान और टेक्निक के बल पर मानवता में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान का युग। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे लिए गौरव का क्षण है कि ध्यान योग को लेकर हम इतना बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षक के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम रही। पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह केंद्र समाज को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। मैं सबसे पहले देश की माननीय राष्ट्रपति जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए एक गौरव का क्षण है जब हम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान जैसे महत्वपूर्ण थीम को लेकर के एक बड़े अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए देश की माननीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए आप सभी साधकों, प्रशिक्षकों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के साथ ही राष्ट्रपति जी का जीवन एक शिक्षक के रूप में भी प्रेरणादायी रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाया, फिर जन सेवा के भाव से पार्षद से लेकर के और राष्ट्रपति भवन की उनकी यात्रा संघर्ष की एक बड़ी गाथा है, जो हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। और इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनका आगमन हुआ है। मैं उनका प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वहीं इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि वर्ष 1937 में जब समाज व्याधियों से व्यथित था, ऐसे समय में इस संस्थान की नींव रखी गई। ये संस्था विभिन्न आयामों से राष्ट्र निर्माण की गतिविधियां निभा रही है। विश्व की ये विशाल संस्था नारी शक्ति द्वारा संचालित राजयोग मेडिटेशन व साधन है, जो व्यक्ति को सद्गुण की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा कि राजयोग से सुख, शांति, पवित्रता जैसे गुण स्वतः आने लगते हैं। मेडिटेशन हमें सिखाता है कि आत्मा अमर, अविनाशी है। राजयोग एक अभ्यास नहीं बल्कि संपूर्ण सकारात्मक जीवन शैली है। मेडिटेशन हमें सृष्टि के चक्र का बोध कराता है। वर्तमान परिस्थितियां हमारे कर्मों का ही फल है। यह अपने आप से मिलने की अनुभूति है। हमें स्वयं को सुनना और शांत होना सिखाता है। आपको बता दें कि ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू भारत स्काउट्स गाइड्स के हीरक जयंती वर्ष के समापन समारोह में शामिल हुई और 19वें राष्ट्रीय समारोह में संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने यहां बच्चों, युवाओं और समाज सेवा से जुड़े
स्वयं सेवकों को प्रेरित करने वाला संदेश दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू का लखनऊ दौरा बेहद खास रहा। योगी सरकार ने उनके दौरे के मद्देनजर मुकम्मल इंतजाम किए थे। खास तौर पर राजधानी लखनऊ में सुरक्षा चाक चौबंद रही। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हालिया राजनीतिक तनाव चर्चा में है। निकाय चुनावों को लेकर चल रही जंग में दोनों नेताओं के गुट एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर चला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। स्थानीय निकाय चुनाव तनाव का मुख्य कारण। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की गठबंधन सरकार महायुति होने के बावजूद इन दोनों प्रमुख नेताओं के बीच मतभेद सार्वजनिक मंचों पर दिखने लगे हैं। आपको बता दें कि यह तनाव स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर है। दरअसल निकाय चुनाव में भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना कई सीटों पर आमने सामने है। महाराष्ट्र में 3 चरणों में निकाय चुनाव। 31 जनवरी 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। पहले चरण में नगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव, दूसरे चरण में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव। इसके बाद मुंबई, पुणे, ठाणे जैसे बड़े नगर निगमों का चुनाव। निकाय चुनाव की पहली ही लड़ाई में दोस्त दुश्मन बन गए। पहले चरण में 246 नगर पालिका और 42 नगर पंचायत में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आमने सामने। पहले चरण के चुनाव के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग होनी है। शिंदे गुट ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह उनके स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। खासकर डोंबिवली, कल्याण जैसे शिवसेना के मजबूत माने जाने वाले क्षेत्रों में सेंधमारी शिंदे को अखर रही है। शिंदे गुट के नेताओं का पाला बदलकर भाजपा में जाना उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नागवार गुजर रहा है। उनका मानना है कि महायुति के गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। वहीं कुछ स्थानीय चुनावी रैलियों में शिंदे ने परोक्ष रूप से भाजपा उम्मीदवार को अहंकारी और रावण जैसा कहा और लंका जलाने की बात कही, जिसने मनमुटाव को खुलकर सामने ला दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव 3 चरणों में होने हैं। पहले चरण में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के ऐलान हो गए हैं, जबकि जिला परिषद और पंचायत चुनाव और नगर निगम के चुनाव का ऐलान होना है। फिलहाल तो पहले चरण के चुनाव में ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के रिश्ते बिगड़ गए हैं। एकनाथ शिंदे बनाम देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के सहयोग से 2.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे मौजूदा सरकार बनने के समय से ही अपना उप मुख्यमंत्री पद हजम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर फडणवीस भी शिंदे की घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने शिंदे के गृह जनपद ठाणे से ही बीजेपी के एक कद्दावर नेता को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। वहीं ठाणे के ही एक प्रभावशाली नेता भी फडणवीस मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं। फडणवीस ने उन्हें भी ठाणे में संगठन विस्तार के लिए विशेष जिम्मेदारियां दे रखी हैं। वो अक्सर ठाणे में संगठन की बड़ी बड़ी बैठकें किया करते हैं, जो शिंदे को कतई रास नहीं आ रहा है। आपसी मतभेद खुला कोल्ड वार। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति ने कांग्रेस की अगुवाई वाले महा विकास अघाड़ी को करारी मात देकर सत्ता अपने नाम की थी। अब बारी राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव की है। प्रदेश की 246 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायत चुनाव के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग होनी है। हम आपको बता दें कि निकाय चुनाव से पहले भी इन दोनों प्रमुख नेताओं के बीच कोल्ड वार के संकेत दिखते रहे हैं। फडणवीस द्वारा शिंदे के सीएम कार्यकाल के दौरान शुरू की गई कुछ परियोजनाओं जैसे अन्नदाता सीधा की समीक्षा और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द करने या जांच के आदेश दिए जाने से तनाव बढ़ा। वहीं कुछ मौकों पर शिंदे गुट के मंत्रियों ने नौकरशाही के हावी होने और प्रशासनिक फैसलों में अपनी अनदेखी किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। महायुति के अंदर ही एक भाजपा विधायक ने शिंदे गुट के एक विधायक पर 2022 में पाला बदलने के लिए कथित तौर पर पैसे लेने के सनसनीखेज आरोप लगाए थे, जो गठबंधन में विश्वास की कमी को दर्शाता है। दोस्त कैसे बन गए सियासी दुश्मन। 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाले एनसीपी मिलकर लड़े थे। लोकसभा चुनाव में अधिक सफल नहीं हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिली और पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनी। अब स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव घोषित होते ही महायुति के तीनों दलों के बीच मनमुटाव हो गया।
क्योंकि सभी दलों के कार्यकर्ता इन छोटे चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं और इसका दबाव अनेक नेताओं पर भी दिखाई देता है। जीत के समीकरण को देखते हुए शिंदे की शिवसेना के कई नेता सियासी पाला बदलकर बीजेपी में आ गए हैं। शक्ति संतुलन साधने को लेकर बढ़ रही रात। सीएम फडणवीस ने भले ही एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी विश्लेषक इसे शिंदे बनाम फडणवीस के बीच जारी लड़ाई से जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें कि शिंदे फडणवीस की खटास नई नहीं है, जो अब मंच से खुलकर दिखने लगी है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव को दोनों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। वहीं महायुति गठबंधन सत्ता में मजबूत है, लेकिन स्थानीय स्तर पर शक्ति संतुलन साधने की कोशिश में भाजपा की विस्तारवादी नीति और शिंदे गुट की अपनी पकड़ बनाए रखने की मजबूरी दोनों दलों को आमने सामने ला रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन मतभेदों के बावजूद सरकार को तत्काल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दोनों दल जानते हैं कि गठबंधन टूटने से विपक्ष को लाभ होगा। बहरहाल ये रस्साकसी बीएमसी चुनाव और विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के समीकरणों पर गहरा असर डाल सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।